नमस्कार दोस्तों, आईएएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा के लिए हम लोग मेक आईएएस का पहले टेस्ट को बनाएंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका फायदा हो सके। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो देखिए पहला जो कथन हो जाएगा दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1773 के थ्रू नहीं बल्कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था। देखिए दूसरा कथन जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 सही है, ठीक है। देखिए 1773 के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो इसके द्वारा जो है कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से परितोष एवं उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और उसे जो है परामर्श देने हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का जो है गठन किया गया, ओके। और मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर जो है इसके अधीन हो गए। अगला पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से परितोष एवं उपहार लेने से भी प्रतिबंध कर दिया गया, ये भी याद रखेंगे। और इस अधिनियम के तहत जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी का शासन जो है अधिक सशक्त हो गया। तो इतना पॉइंट जो है वो याद रखेंगे आप, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे ही है। तो यहाँ दिया गया है कि इसके तहत जो कलकत्ता में एक 9 सदस्यीय, अभी मैं बताया 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पहला कथन हो जाएगा ये हो जाएगा गलत, ठीक है। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, ठीक है। और इनका जो न्यायाधिकार क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था, ठीक है। और इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे तथा अन्य न्यायाधीश जो थे वो थे चेम्बर्स थे, लेमेस्टर थे और हाइड थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 9 सदस्य नहीं था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया गया है इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, बिल्कुल सही है, मैं भी बताया हूँ। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा लेकिन पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित कार्यकारिणी परिषद का सदस्य थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हो जाएगा फिलिप फ्रांसिस भी थे, ठीक है। फिलिप फ्रांसिस पे थे, जॉन क्लेवरिंग भी थे, जॉन मॉर्नसन भी थे और रिचर्ड बॉरवेल भी थे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ये चारों शामिल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा उसे परामर्श देने हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, जो कि 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, जॉन मॉनसन एवं रिचर्ड बॉरवेल था, का गठन किया गया। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर के अधीन हो गए, ठीक है। चलिए 1773 के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था। दोस्तों ऊपर मैं ये चीज को बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, पहला दिया गया है कि इसका नाम जो है ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था,
ठीक है, तो बिल्कुल पहला कथन तो सही है दोस्तों। दूसरा है, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, 1784 के बारे में, बिल्कुल ये भी कथन सही है। दोनों के दोनों यहाँ पे कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन को देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ष 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इसके बारे में थोड़ा सा है कि इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया, और इसके तहत जो है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहा गया। ओके, और थोड़ा सा जान लेते हैं 1784 के बारे में। तो इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि नियंत्रण परिषद था, की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों पर पूर्ण जो है नियंत्रण रखती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा, और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला कथन दिया गया है कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। पहला कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कथन है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट बंटवारा करना था। ठीक है, देखिए ये भी सही है और पहला कथन भी सही है, दोनों के दोनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, उपयुक्त में से कौन से प्रावधान जो है वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के से संबंधित है। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार की समाप्ति की गई। ठीक है, देखिए पहला कथन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मिली 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए व्यय करना था, ये भी सही है, तीसरा भी कथन सही है। चौथा दिया गया है कि सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए ये जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू नहीं किया गया था, ये 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू हुआ था। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू हुआ था। तो चौथा हमारा यहाँ पे गलत है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि वर्ष 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या पहला कथन सही है? देखिए पहला कथन जो है दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह जो है वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, तो इस प्रकार पहला तो कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ये भी गलत है, अभी मैंने बताया है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, तो दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। क्या पहला कथन सही है? पहला कथन बिल्कुल जो है ये सही है। ठीक है, क्योंकि जो है वर्ष 1833 के चार्टर नियम के तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया, और प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य थे मैकाले, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, दूसरा है कि प्रथम विधि विशेषज्ञ सदस्य HD प्रिंसेप थे। देखिए अभी मैं बताया हूँ, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ये मैकाले थे। ओके, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य बना दिया गया? ओके, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वर्ष 1853 का चार्टर अधिनियम के थ्रू। ठीक है, वर्ष
1953 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सिविल सेवकों में सुधारों के लिए, ठीक है, सिविल सेवाओं में सुधारों के लिए बनी प्रमुख समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों तो होटा समिति, ठीक है, होटा समिति का जो गठन है 2004 में किया गया, 2004 में, ठीक है, 2004 में। सतीश चंद्र समिति की बात करें दोस्तों तो सतीश चंद्र समिति का गठन जो है 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। ओके, और कोठारी समिति का यदि हम बात करें दोस्तों तो इसका गठन जो है 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था। ओके, तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हो जाएगा हमारा 3, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, देखिए सिविल सेवा के लिए जो है वर्ष 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था और पहले भारतीय सिविल सेवक सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, वे सिविल सेवा में जो है 1863 में चयनित हुए थे और दूसरे भारतीय सिविल सेवक रमेश दत्त थे, ठीक है, जो कि उन्होंने 1869 में चयन प्राप्त किया था, ठीक है, यदि 1969 में वो पास हुए थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 11 नंबर हमारा प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा कथन है और कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके, तो पहला दिया गया है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ जो है ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है, ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान, बिल्कुल पहला कथन तो सही है। कारण है वर्ष 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किया गया था, ये भी सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, यहाँ पे कौन सा कथन सही है दोस्तों, कौन सा गलत है, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो पहला दिया गया है, भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू की गई थी, बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है, इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, दूसरा भी कथन सही है और पहला भी कथन सही है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे दिया गया है कि उपर्युक्त में से कौन जो है 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला दिया गया है सर रॉबर्ट चेम्बर्स। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे, सर रॉबर्ट चेम्बर्स। तो पहला तो देखेंगे कि ये उसमें शामिल थे और दूसरा है सर जॉन हाइड, ये भी शामिल थे, दोनों के दोनों उसमें शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पहले देख लीजिए कि भारत में पहली बार जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, यानी 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा सर रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफेन एवं जॉन हाइड न्यायाधीश को राजपत्र 1774 के द्वारा नियुक्त किया गया था, ये भी आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है कि सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तो इसमें शामिल थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। बेनेगल नरसिंह राव इसमें नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे। फिर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, यानी पहला तीसरा और चौथा जो इसमें सही हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है कि यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, पहला दिया गया है कि इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दी, वर्ष 1813 का अधिनियम, बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा दिया गया है कि इस अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक खंड शामिल था, पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके डिस्कशन को। तो देखिए इसके द्वारा जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, इसके द्वारा जो है भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है
और कंपनी ने अभी भी चाय और व्यापार के मामले में चीन के साथ व्यापार का आगामी 20 वर्षों के लिए एकाधिकार का लाभ उठाया। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। ओके, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दी और इस अधिनियम में कंपनी के सभी क्षेत्रों पर क्राउन की निसंदेह संप्रभुता का दावा करने वाला एक खंड को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर है। ठीक है, इसमें से कौन कथन सही है और कौन गलत है, यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए, पहला है कि चार्टर अधिनियम 1813 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। देखिए, पहला कथन जो है दोस्तों यहाँ पे ये सही है। ठीक है, तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, कथन तो हमारा सही है। कारण है, इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1813 के रूप में भी जाना जाता है। इस चार्टर अधिनियम 1813 के सही है, ये भी कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो है कौन से कथन सही है और कौन से गलत है, यहाँ पे चूज करना है। तो पहला दिया गया है कि भारत में राज्य सचिव का कार्यालय जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा दिया गया है, लॉर्ड पामस्टन भारत के पहले राज्य सचिव और भारत के राजनीतिक प्रमुख बने थे। देखिए, दूसरा कथन जो है यहाँ पे दोस्तों ये गलत है, पहला सही है लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, लॉर्ड स्टैनली जो है, लॉर्ड स्टैनली भारत में पहले राज्य सचिव और भारत के राजनीतिक प्रमुख भी बने थे। उन्होंने नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, जो कि यहाँ पे लॉर्ड पामस्टन दिया गया है। तो दूसरा कथन तो सही है लेकिन पहला हमारा सही है, सॉरी पहला सही है दूसरा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन यहाँ पे सही है और कौन से यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि इसने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। बिल्कुल पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा है, इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा भी कथन सही है और पहला भी कथन सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत दिया गया है। तो चलिए पहला देख लेते हैं। तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता वायसराय करता था तथा उसे सामान्य मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का भी अधिकार प्राप्त था। देखिए, पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार जो कि सम्राट तथा 7 सदस्य जो है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन क्या हो जाएगा, पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसकी पृष्ठभूमि को केवल परामर्शदात्री बनाया गया था। देखिए, दूसरा सही है, दूसरा सही है और पहला गलत है। ठीक है, देखिए, भारत परिषद के बैठकों की अध्यक्षता भारत राज्य सचिव करता था तथा उसे समान मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का भी अधिकार प्राप्त था। ठीक है, भारत परिषद की भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया, जबकि प्रायः समस्त मामलों में राज्य सचिव ही पहल कर सकता था अथवा निर्णायक ले सकता था। भारत राज्य सचिव को भारत के वायसराय के साथ गुप्त पत्र व्यवहार का अधिकार जो है दिया गया था। ओके, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा सही है लेकिन पहला क्या था, गलत था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया। ठीक है, बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही हो जाएगा। ओके, दूसरा है, इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। देखिए, दूसरा गलत है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो कथन है यहाँ पे ये गलत दिया गया है, लेकिन पहला क्या है, सही है। ठीक है, यह जो है वर्ष 1873 का अधिनियम के द्वारा जो है, इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है और इस अधिनियम के अनुसरण में 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, तो यानी दूसरा तुम्हारा गलत है लेकिन पहला क्या है, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भारतीय सदस्यों ने भारत परिषद के अंदर प्रवेश किया था? ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के थ्रू। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1909 के पार्लियामेंट सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला था। बिल्कुल, पहला कथन तो हमारा सही है दोस्तों। लेकिन दूसरा है कि इसके माध्यम से प्रथम बार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। दूसरा गलत है लेकिन पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। देखिए, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चर्च सुधार भी कहा जाता है, के माध्यम से प्रथम बार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए जो है अधिकृत किया गया था। ओके, तो इस प्रकार है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की। बिल्कुल, पहला कथन तो हमारा सही है यहाँ पे। दूसरा है, इसने लंदन में भारत की उच्चायुक्त का एक कार्यालय भी बनाया था। ठीक है, दूसरा भी सही है दोस्तों और पहला भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों क्या है, सही है। चलिए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने 8 प्रमुख प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की, जिन्हें गवर्नर प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली ने प्रत्येक प्रांत में सरकार के दोहरे स्वरूप की स्थापना की थी। सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण, जिसे हस्तांतरित सूची भी कहा जाता है, प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों की सरकार को दिया गया था। ठीक है, साथ ही सरकार के अन्य सभी क्षेत्र आरक्षित सूची वायसराय के नियंत्रण में रहे। आरक्षित सूची में रक्षा, विदेशी मामले और संचार शामिल थे। ठीक है, हस्तांतरित सूची में जो है कृषि, स्थानीय सरकार की देखरेख, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल था। इसमें लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक कार्यालय भी बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, यानी कि 24 नंबर प्रश्न है हमारा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। ठीक है, इसमें से कौन कथन सही है और कौन गलत है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है, कथन ए है, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि में चुना गया था। बिल्कुल, पहला कथन सही है। कारण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो कारण भी सही है और कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, ये अपनाया गया था बंगाल में। बंगाल, बंबई, संयुक्त प्रांत और बिहार, ये चारों के चारों थे। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार जो है 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी। इस प्रकार 6 थे, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो था ये द्विसदनीय विधान प्रणाली अपनाई गई थी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है? ओके, चलिए पहला कथन दिया गया है कि वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व जो है क्राउन को सौंप दिया गया। पहला कथन तो यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, वर्ष 1886 में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवाओं पर एचिसन समिति का गठन किया था। दूसरा भी कथन सही है और पहला भी सही है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। पहला दिया गया है कि इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है।
दूसरा जो है, इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की। दूसरा कथन गलत है लेकिन पहला सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके थोड़े से डिस्कशन को। तो वर्ष 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा जो है भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व जो है ब्रिटिश संसद यानी क्राउन को सौंप दिया गया। इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, अतः द्वैध शासन समाप्त हो गया। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के ओर से भारतीय प्रशासन का संचालन राज सचिव द्वारा किया जाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया था और भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय, जो कि क्राउन का प्रतिनिधि था, कर दिया गया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग बना और भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद के प्रति जो है भारतीय बजट पेश करने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। तो पहला दिया गया है कि इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की व्यवस्था की गई। ठीक है, पहला तो सही है। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हम 1909 के पार्लियामेंट सुधार के बारे में। तो यह सुधार जो है 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधित्व द्वारा वायसराय लॉर्ड मिंटो से पृथक निर्वाचन प्रणाली की परिप्रेक्ष्य में किया गया था। लॉर्ड मिंटो कौन थे, भारत के राज सचिव थे, और लॉर्ड मार्ले जो थे भारत के राज सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। ठीक है, और प्रमुख प्रावधान था 1909 का कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। ओके, मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया और ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र सिन्हा थे। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों में विचार विमर्श के विषयों में वृद्धि की गई और उदाहरण के लिए जो है लोकहित के विषय पर संकल्प प्रस्तावित करना आदि था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा विस्तारित पृथक निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था। इसमें जो है किसको किसको सम्मिलित किया गया था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें जो सम्मिलित किया गया था दोस्तों, ये तो ईसाई था, आंग्ल भारतीय था और यूरोपीय था। ये तीनों को सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके डिस्कशन को। ओके, 29 नंबर को, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके इसमें ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। ओके, यह अधिनियम जो है 1921 में लागू हुआ था। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे, जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है 6 सदस्यों में से 3 को भारतीय होना अनिवार्य था। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, और प्रथम बार जो है राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के अधिकृत किया भी गया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। ओके, अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों, ध्यान देंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, कौन सा कथन यहाँ पे सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो पहला है, इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। देखिए पहला ही कथन हमारा यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा और इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़े से इसके डिस्कशन को। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में है कि इसके माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था और संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम में जो है एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी और इसके द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है।
तो पहला दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया। बिल्कुल दूसरा भी कथन जो है दोस्तों ये क्या है, दूसरा भी कथन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है और पहला भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तिथि को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, भारत की अंतरिम सरकार को, तो ये जो तिथि कौन था दोस्तों, तो ये था 2 सितंबर 1946। याद रखेंगे 2 सितंबर 1946, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सम्मिलित था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में जो है वो सम्मिलित था, तो कौन कौन सा था, तो था मौलिक अधिकार भी था उसमें। ठीक है, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान भी था, डोमिनियन स्टेट का भी प्रावधान था। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। याद रखेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था, और इसका निर्माण जो है बम्बई में किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट का प्रावधान किया गया था। और इसका सबसे प्रबलतम जो है विरोध मुस्लिम लीग और रियायतों के राजाओं द्वारा किया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, यानी 34 नंबर प्रश्न है हमारा। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एन रॉय ने। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, दिसंबर 1934 में, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, यानी 35 नंबर प्रश्न है हमारा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि यह जो है, यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, तो पहला जो है, यह 3 सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। देखिए पहला ही कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसके प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है, तो यहाँ पे गलत कथन ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल एक जो है वो गलत है। चलिए इसके डिस्कशन को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्रिप्स मिशन के लिए बात करें तो क्रिप्स मिशन जो है दोस्तों, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया, और यह एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थिति जो है ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की हो। ठीक है, इसे ब्रिटेन के साथ संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं ब्रिटिश देशी रियासतों व दोनों के प्रतिनिधि जो है सम्मिलित होंगे। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस के अनुसार इस प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था, जबकि मुस्लिम लीग की मानना था कि इसमें पाकिस्तान के निर्माण के स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। ओके, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, जून 1945 में संपन्न शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो पहला है यह एक द्विदलीय सम्मेलन था। देखिए पहला ही कथन हमारे यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, पहला जो है हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था। दूसरा सही है, लेकिन पहला हमारे यहाँ पे गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़े से इसके डिस्कशन को। शिमला सम्मेलन जो है 25 जून 1945 को हुआ था। यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है मुस्लिम लीग स्वयं करेगी। फलतः शिमला सम्मेलन असफल रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ सूची जो कि सदस्य का है, वो सूची 2 आधारित विभाग मंत्रालय से सुमेलित करना है। ठीक है, यानी एक तरफ जो है वो सदस्य दिया गया है, दूसरी तरफ जो है विभाग दिया गया था, किनको जो है कौन सा विभाग मिला था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सुमेलन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएंगे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनके पास था। क्या था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था।
ओके, उसके बाद यदि हम बात करें इसमें, ध्यान देंगे, उसके बाद यदि हम बात करें जगजीवन राम, तो जगजीवन राम को जो है श्रम मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। फिर सरदार बलदेव सिंह को जो है दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय दिया गया था, और लियाकत अली को जो है ये क्या दिया गया था, तो लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में प्रांत और सूची 2 प्रांतीय प्रमुख से जो है सुमेलित करना है यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 38 को, ठीक है। तो इसका जो सही है, देखिए बिहार जो है श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, बिहार के श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के हो जाएंगे बीएन दास हो जाएंगे, ठीक है। बंगाल की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। बंगाल के यदि हम बात करेंगे तो बंगाल के हो जाएंगे फजलुल हक हो जाएंगे, और पंजाब के हो जाएंगे सिकंदर हयात खान, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर जो हो जाएगा 38 का ये हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 39 नंबर प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा की सदस्य थी, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कनकलता बरुआ तो नहीं थे, ठीक है, कनकलता बरुआ नहीं थे, बाकी मालती चौधरी थे, बेगम एजाज रसूल थे, और विजया लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। 2, 3 और 4 तो सही है, ठीक है, 2, 3, 4 तो सही है यहाँ पे, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला कथन दिया गया है यहाँ पे दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, देखिए दूसरा कथन गलत है, लेकिन पहला यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके, ध्यान रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग जो है प्रारंभ की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोगों ने 40 प्रश्न को कंप्लीट किया है, और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।